दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2010 में एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस की धड़कनें बढ़ा दी थी। उस दिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर पूरी ताकत से टूट पड़े और चौकों छक्कों की ऐसी बरसात कर दी कि देखते ही देखते भारत के सामने 315 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा हो गया। उस दौर में 300 से ज्यादा रन का पीछा करना लगभग नामुमकिन माना जाता था, इसलिए क्रिकेट जगत के ज्यादातर लोगों ने भारत की हार पहले ही लिख दी थी। ऊपर से रन चेस के दौरान जब भारत के बड़े बड़े बल्लेबाज महज 100 रन के भीतर पवेलियन लौट गए तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ऐसे उछल कूद और अकड़ दिखाने लगे जैसे मुकाबला खत्म हो चुका हो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारतीय टीम में एक ऐसा शेर अभी बाकी था जो अकेले दम पर पूरी बाजी पलटने वाला था। उसकी बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के सारे प्लान चकनाचूर कर दिए और उन्हें एहसास करा दिया कि टीम इंडिया को समय से पहले हराया हुआ मानना सबसे बड़ी भूल होती है। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान गौतम गंभीर ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। न्यूजीलैंड की ओर से मार्टिन गप्टिल और ब्रेंडन मैकलम ओपनिंग करने उतरे। दोनों अपने विस्फोटक अंदाज के लिए मशहूर थे और शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोलने के इरादे से आए थे। भारत की ओर से नई गेंद स्विंग के उस्ताद जहीर खान के हाथों में थी। जहीर ने शानदार इन स्विंग से शुरुआत की, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद लेग साइड से काफी बाहर निकल गई, जिस पर वाइड के साथ चौका भी मिल गया और बिना मेहनत के न्यूजीलैंड की झोली में 5 रन चले गए। दूसरे ओवर में प्रवीण कुमार आए, जिनकी स्विंग दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान करती थी। लेकिन उस दिन गप्टिल किसी और ही मूड में था। उसने लगातार 2 चौके जड़ दिए और फिर मैकलम ने भी आगे बढ़कर एक और शानदार चौका ठोक दिया। सिर्फ दूसरे ओवर में 3 चौके लगाकर दोनों बल्लेबाज ऐसे इतराने लगे जैसे भारतीय गेंदबाज उनके सामने बिल्कुल बेबस हों। अगले ओवर में मैकलम ने जहीर खान को भी दमदार चौका जड़ दिया। शुरुआत में सिर्फ चौकों की बारिश हो रही थी, लेकिन छठे ओवर में उसने प्रवीण कुमार को लंबा छक्का मारकर अपनी मंशा साफ कर दी। उस दौर में जब मैकलम लय में होता था तो सामने वाले गेंदबाज की हालत खराब होना लगभग तय माना जाता था। दोनों बल्लेबाज लगातार हावी हो रहे थे, इसलिए गौतम गंभीर ने गेंद रविचंद्रन अश्विन को थमा दी। लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का घमंड कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहली गेंद पर गप्टिल आगे बढ़ा और शानदार चौका जड़ दिया। फिर 5वीं गेंद पर मैकलम ने ऐसा सीधा प्रहार किया कि अश्विन के पास खुद को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। गेंद इतनी तेज थी कि कैच पकड़ना तो दूर, चोट से बचना ही अपने आप में बड़ी बात थी। न्यूजीलैंड का स्कोर 50 के पार पहुंच चुका था। इसके बाद आशीष नेहरा को गेंदबाजी पर लगाया गया, लेकिन गप्टिल ने उनकी पहली गेंद पर हवा में चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर भी वही कारनामा दोहरा दिया। लगातार 2 चौके लगाते ही उसका घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो नेहरा के पास जाकर बेवजह अकड़ दिखाने लगा और अगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की डींगे हाँकने लगा। मगर क्रिकेट घमंड का नहीं, जवाब का खेल है। अगली ही गेंद पर युवराज सिंह ने शानदार कैच लपककर उसकी सारी हेकड़ी झटके में निकाल दी। जो बल्लेबाज कुछ सेकंड पहले सीना ठोक रहा था वही सर झुकाकर पवेलियन लौटने पर मजबूर हो गया। 9 ओवर में 63 रन पर न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिर चुका था। अब जैमी हाओ बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन दूसरी ओर मैकलम का तूफान अभी भी जारी था। उसने अश्विन के ओवर में रिवर्स स्लैप खेलकर शानदार चौका लगाया। इस बीच गप्टिल की पहले वाली अकड़ ने नेहरा को भी पूरी तरह जोश से भर दिया था। उन्होंने अपने अगले ही ओवर में जैमी हाओ को भी चलता कर दिया। स्लिप में यूसुफ पठान ने बेहतरीन कैच पकड़कर हाउ की पारी सिर्फ 4 रन पर खत्म कर दी। 70 रन पर न्यूजीलैंड के 2 बल्लेबाज आउट हो चुके थे और अब क्रीज पर उतरा इनका एक और खतरनाक बल्लेबाज रॉस टेलर। रॉस टेलर को शुरुआत में किस्मत का भी साथ मिला जब गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप के पास से चौके के लिए निकल गए। दूसरी तरफ मैकलम अब भी भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल रहा था। उसे नेहरा के अगले ओवर में 2 और चौके ठोक दिए और ऐसे खेल रहा था जैसे सामने कोई अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज नहीं बल्कि नेट प्रैक्टिस चल रही हो। उसकी यही अकड़ मैदान पर स्लेजिंग तक पहुंच गई। अगले ओवर की पहली गेंद पर मैकलम ने फिर से चौका जड़ दिया और उसका आत्मविश्वास चरम पर था। लेकिन तभी रविचंद्रन अश्विन ने कमाल कर दिखाया। अगली ही गेंद पर मैकलम का बड़ा शॉट सीधे रोहित शर्मा के हाथों में पहुंचा और भारत को सबसे अहम सफलता मिल गई। भारतीय खिलाड़ियों का जश्न साफ बता रहा था कि ये विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। 14 ओवर में 91 रन पर न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और अब क्रीज पर स्कॉट स्टाइरिस आए। क्रीज पर अब 2 नए बल्लेबाज थे, इसलिए शुरुआत में दोनों ने बिना किसी जल्दबाजी के सिंगल डबल लेकर पारी को संभाला। बीच बीच में चौके लगाते हुए उन्होंने धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ाया
और देखते ही देखते 28वें ओवर में न्यूजीलैंड 155 रन तक पहुंच गया। जो रन रेट शुरुआत में 7 से ऊपर दौड़ रही थी वो अब करीब 5.5 पर आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाजों ने मुकाबले पर फिर से पकड़ बना ली है, लेकिन तभी स्काउट स्टाइरिस ने गियर बदल दिया। पहले युवराज सिंह पर दमदार छक्का जड़ा और अगले ही ओवर में यूसुफ पठान को भी चौका मार दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था और वो खुद को मैच का मालिक समझने लगा था, मगर उसकी यही अकड़ ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वो यूसुफ पठान का शिकार बन गया और भारत ने एक ऐसी साझेदारी तोड़ दी जो आगे चलकर बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी। अब क्रीज पर जेम्स फ्रैंकलिन आए जो बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते थे। शुरुआत से ही किस्मत भी उनका पूरा साथ दे रही थी। 30 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 4 विकेट पर 171 रन था। फिर फ्रैंकलिन को बल्ले का बाहरी किनारा लगने से चौका मिल गया। कुछ ही देर बाद उनके खिलाफ एक और साफ एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, लेकिन अंपायर ने फिर नॉट आउट दे दिया। रिप्ले में साफ दिख रहा था कि फैसला गलत था। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये एक फैसला आगे चलकर भारत के लिए कितना भारी पड़ने वाला है। 36वें ओवर में फ्रैंकलिन ने यूसुफ पठान पर लगातार 2 चौके जड़ दिए और अगले ओवर में स्वीप खेलकर रोहित शर्मा को भी निशाना बना लिया। भारतीय दर्शकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जो बल्लेबाज पहले ही पवेलियन लौट जाना चाहिए था वही अब खुलकर रन बरसा रहा था। 37 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 210 रन पर 4 विकेट के साथ मजबूत स्थिति में था। इसके बाद उन्होंने बैटिंग पावर प्ले लिया और हर किसी को लगा कि अब रनों का तूफान आएगा, लेकिन तभी रविचंद्रन अश्विन ने शानदार गेंद डालकर रॉस टेलर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। भारत को 5वीं सफलता मिल गई और न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुके थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज उन्हें 260 या 270 के आसपास रोक देंगे, लेकिन न्यूजीलैंड की जिद अभी खत्म नहीं हुए थे। डैनियल वेटोरी आए और आते ही चौका जड़ दिया। दूसरी तरफ फ्रैंकलिन भी लगातार भारतीय गेंदबाजों पर हमला करता रहा। उसे जहीर खान और फिर आशीष नेहरा को भी शानदार चौके लगाए। 41 गेंदों में वो 47 रन तक पहुंच चुका था और भारतीय गेंदबाजों को लगातार दबाव में डाल रहा था। 43वें ओवर में उसने एक आसान सा मौका भी दिया, लेकिन यूसुफ पठान अपनी ही गेंद पर कैच नहीं पकड़ सके। बीच में डैनियल वेटोरी के आ जाने से पूरा संतुलन बिगड़ गया और कैच हाथ से निकल गया। ये मौका छूटने पर पठान बेहद नाराज दिखे। हालांकि उन्होंने उसी ओवर की आखिरी गेंद पर विक्टोरी की गिल्लियां उड़ाकर हिसाब बराबर कर दिया। विकेट लेने के बाद यूसुफ पठान की दहाड़ पूरे मैदान में गूंज उठी और स्टेडियम में तिरंगा लहराने लगा। 251 रन पर न्यूजीलैंड के 6 विकेट गिर चुके थे। अगले ओवर में यूसुफ पठान ने काइल मिल्स को भी बोल्ड कर भारत को 7वीं सफलता दिला दी। अब लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को पूरी तरह से रोक देंगे, लेकिन दूसरी ओर फ्रैंकलिन लगातार डटा हुआ था। उसने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर अश्विन पर शानदार छक्का जड़ दिया। 47वें ओवर में उसने पहले पठान को चौका मारा और नाथन मैकुलम ने भी चौका जड़ दिया और 49वें ओवर में जहीर खान के खिलाफ भी चौका ठोक दिया। 49वें ओवर खत्म होने तक न्यूजीलैंड 7 विकेट पर 295 रन बना चुका था और फ्रैंकलिन 72 रन पर नाबाद था। अब आखिरी ओवर था और गेंद आशीष नेहरा के हाथ में। भारतीय फैंस दुआ कर रहे थे कि किसी तरह स्कोर 300 के नीचे रुक जाए, लेकिन फ्रैंकलिन के इरादे कुछ और ही थे। दूसरी ही गेंद पर उसने आसमान छूता लंबा छक्का जड़ दिया। नेहरा के चेहरे की मायूसी साफ बता रही थी कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है। इसके बाद फ्रैंकलिन यही नहीं रुका। अगली गेंद पर एक और छक्का और फिर इसके बाद चौका। फिर एक ऊंचा शॉट खेला जो फील्डर के हाथों से छूट गया और गेंद सीमा रेखा के पार चली गई। न्यूजीलैंड का ड्रेसिंग रूम फिर से अकड़ में डूब चुका था। फ्रैंकलिन 97 रन पर पहुंच गया था। आखिरी गेंद पर वो सिर्फ 1 रन ही ले सका, इसलिए शतक से चूक गया। लेकिन 69 गेंदों में 98 रन की नाबाद विस्फोटक पारी और अंतिम ओवर में 22 रन बटोरकर उसने न्यूजीलैंड का स्कोर 50 ओवर में 315 रनों तक पहुंचा दिया। उस दौर में 316 रन का पीछा करना लगभग असंभव माना जाता था। न्यूजीलैंड को लग रहा था कि मुकाबला अब उनकी जेब में है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठा एक खिलाड़ी इतिहास लिखने की तैयारी कर चुका है और अगले कुछ घंटे उनकी सारी अकड़ को मैदान पर ही दफन कर देने वाले थे। 316 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की पारी शुरू हुई। ओपनिंग की जिम्मेदारी गौतम गंभीर और पार्थिव पटेल ने संभाली, जबकि नई गेंद न्यूजीलैंड की ओर से काइल मिल्स के हाथ में थी। पहली गेंद जबरदस्त उछाल लेकर आई और गौतम गंभीर भी एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन पार्थिव पटेल शुरुआत से ही अलग इरादों के साथ मैदान में उतरे थे।
दूसरे ओवर में उन्होंने शानदार चौका जड़कर जवाब दिया और पांचवें ओवर में आगे बढ़कर ऐसा करारा शॉट खेला कि गेंद सीधी बाउंड्री पार जा पहुंची। पार्थिव को अटैक करते देख मिल्स ने अगली गेंद बाउंसर फेंकी, लेकिन उसका भी उन्होंने बेहतरीन पुल शॉट से जवाब दिया। छठे ओवर में लगातार 2 दमदार कट शॉट खेलकर पार्थिव ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को साफ संदेश दे दिया कि भारत अभी लड़ाई से बाहर नहीं हुआ है। दूसरी ओर गौतम गंभीर भी धीरे धीरे लय में आने लगे। 7वें ओवर में किस्मत का साथ मिला और उनका पहला चौका आया। अगले ओवर में उन्होंने शानदार कवर ड्राइव और फिर लगातार दूसरा चौका लगाकर पूरे स्टेडियम में जोश भर दिया। मैदान में तिरंगे लहरा रहे थे और भारतीय दर्शकों का शोर आसमान छू रहा था। 9वें ओवर में पार्थिव पटेल ने पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन कट शॉट खेला और उसी ओवर में एक और चौका जड़ दिया। छोटे कद के इस बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की लय पूरी तरह से बिगाड़ दी थी। 10वें ओवर में भारत बिना किसी बड़े नुकसान के 67 रन तक पहुंच चुका था और पहली बार लगने लगा था कि शायद यह असंभव लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन क्रिकेट में सिर्फ एक पल सब कुछ बदल देता है। अगली ही गेंद पर गौतम गंभीर पॉइंट पर कैच थमा बैठे और 27 रन बनाकर लौट गए। उनके बाद युवा विराट कोहली मैदान पर आए। सभी को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन काइल मिल्स की उछाल भरी गेंद पर वो बिना खाता खोले कैच दे बैठे। कुछ ही मिनटों में न्यूजीलैंड ने मुकाबले में जोरदार वापसी कर ली। जो खिलाड़ी कुछ देर पहले दबाव में दिख रहे थे अब फिर से अकड़ में आ गए और उन्हें लगने लगा कि भारत की कहानी यहीं खत्म होने वाली है। 67 रन पर 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब क्रीज पर आए युवराज सिंह। भारतीय फैंस जानते थे कि अगर कोई बड़े लक्ष्य को छोटा बना सकता है तो वो युवराज ही है। पार्थिव पटेल ने शानदार स्ट्रेट ड्राइव से चौका लगाया और उसी ओवर में युवराज ने भी खूबसूरत कवर ड्राइव खेलकर अपना पहला चौका जड़ दिया। उनके शॉट इतने शानदार थे कि देखने वाले बस देखते रह जाएं। 16 ओवर में भारत 89 रन तक पहुंच गया। 7वें ओवर में युवराज ने अपना पहला छक्का लगाया और इसी ओवर में पार्थिव पटेल ने सिंगल लेकर अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। भारत का स्कोर 100 के पार पहुंच चुका था और उम्मीदें फिर मजबूत होने लगी थी। लेकिन तभी नाथन मैकलम ने युवराज सिंह को सिर्फ 20 रन पर चलता कर दिया। 103 रन पर भारत का तीसरा और सबसे अहम विकेट गिर चुका था। अब रोहित शर्मा मैदान पर आए। लक्ष्य इतना बड़ा था कि रन गति बनाए रखना भी जरूरी था। इसी दबाव में पार्थिव पटेल भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए। 108 रन पर भारत के 4 विकेट गिर चुके थे। अब क्रीज पर रोहित शर्मा और यूसुफ पठान मौजूद थे। उस समय दोनों ही टीम इंडिया में अपनी अपनी जगह पक्की करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ज्यादातर लोगों ने मान लिया था कि मुकाबला अब न्यूजीलैंड की झोली में जा चुका है। कई दर्शकों ने तो टीवी तक बंद कर दिए थे, लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यही 2 भारतीय खिलाड़ी अगले कुछ ओवरों में पूरे मैच की दिशा बदलने वाले हैं। दोनों के लिए यह प्रदर्शन 2011 विश्व कप की दौड़ में खुद को साबित करने का भी सुनहरा मौका था। शुरुआत में रोहित शर्मा और यूसुफ पठान ने समझदारी से 1-1 और 2-2 रन लेकर पारी को आगे बढ़ाया। फिर 24वें ओवर में रोहित शर्मा ने डैनियल वेटोरी की गेंद पर आगे बढ़कर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अगले ओवर में उन्होंने शानदार कट शॉट खेलते हुए चौका भी बटोर लिया। न्यूजीलैंड के गेंदबाज रोहित को रोकने की कोशिश में लगे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि असली तूफान अभी बाकी है। 27वें ओवर में यूसुफ पठान ने वेटोरी की गेंद पर ऐसा फ्लैट छक्का मारा कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच में जा गिरी। भारतीय फैंस जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, उनकी आंखों में फिर से विश्वास लौटने लगा। अगले ओवर में रोहित ने शानदार ड्राइव से चौका लगाया और 30वें ओवर में अपना पसंदीदा पुल शॉट खेलकर एक और चौका बटोर लिया। ओवर की आखिरी गेंद पर यूसुफ पठान ने लिफ्टेड शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। 30 ओवर के बाद भारत का स्कोर 164 रन था। अब भी 20 ओवर में 152 रन चाहिए थे। उस दौर के हिसाब से यह लक्ष्य लगभग नामुमकिन माना जाता था। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी फिर से खुद को जीत का हकदार समझने लगे थे, लेकिन भारत के इन दोनों शेरों ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया था। 31वें ओवर में यूसुफ पठान ने वेटोरी पर एक और आसमान छूता छक्का जड़ दिया। उनके शॉट इतने लंबे जा रहे थे कि बाउंड्री पर खड़े फील्डर सिर्फ तमाशा देखते रह जाते। अगले ओवर में रोहित शर्मा ने कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाया और फिर उसके बाद यूसुफ पठान ने भी लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए एक और चौका जड़ दिया। अब न्यूजीलैंड की पहले वाली अकड़ धीरे धीरे गायब होने लगी थी, क्योंकि उन्हें समझ आने लगा था कि मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली तूफान तो अब शुरू हुआ है। 33 ओवर पूरे होते होते भारत का स्कोर 187 रन तक पहुंच चुका था। मुकाबला एक बार फिर से भारत की तरफ झुकता हुआ दिखाई देने लगा था।
लेकिन तभी न्यूजीलैंड को राहत मिली। अगले ओवर में रोहित शर्मा बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में कैच थमा बैठे और शानदार 44 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रोहित के आउट होते ही स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। अब भारत का 5वां विकेट गिर चुका था और क्रीज पर यूसुफ पठान का साथ देने आए सौरभ तिवारी। ज्यादातर लोगों लगने लगा कि अब भारत की आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। 36 ओवर के बाद स्कोर 203 रन था और तभी बारिश ने मुकाबले को रोक दिया। भारतीय फैंस की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि अगर मैच यहीं पर खत्म हो जाता तो डकवर्थ लुइस नियम के अनुसार भारत 5 रन पीछे होने की वजह से हार जाता। लेकिन कुछ देर बाद बारिश थमी, मैच दोबारा शुरू हुआ और राहत की बात यह रही कि एक भी ओवर कम नहीं किया गया। अब भारत को 14 ओवर में 113 रन चाहिए थे और यूसुफ पठान 48 रन पर डटे हुए थे। यहीं से शुरू हुआ वो तूफान जिसे न्यूजीलैंड शायद आज तक नहीं भूला होगा। बारिश के बाद पहली ही गेंद पर यूसुफ पठान ने ऐसा विशाल छक्का जड़ा कि पूरा स्टेडियम गूंज उठा। इस शॉट के साथ उनका शानदार अर्धशतक भी पूरा हो गया। जब यूसुफ पठान लय में आ जाते थे तो गेंद उनके बल्ले से निकलने के बाद अक्सर सीधे दर्शकों के बीच ही जाकर रुकती थी। अगले ओवर में उन्होंने एक और दमदार चौका ठोक दिया। स्पिनरों की हालत खराब होती देख न्यूजीलैंड ने तेज गेंदबाज काइल मिल्स को वापस अटैक पर बुलाया, लेकिन मिल्स का स्वागत ऐसा हुआ जिसे वो शायद कभी भी भूल नहीं पाएंगे। यूसुफ पठान ने उनकी गेंद पर खड़े खड़े इतना लंबा छक्का जड़ दिया कि गेंद सीधे स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी। पूरा मैदान सिर्फ उस शॉट को देखता रह गया। भारतीय दर्शक पहली बार किसी भारतीय बल्लेबाज की ऐसी कच्ची ताकत देख रहे थे जो गेंद को बिना ज्यादा मेहनत के मैदान से बाहर भेज रहा था। 42 ओवर तक भारत 244 रन तक पहुंच चुका था और यूसुफ पठान 77 रन पर खेल रहे थे। अब न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की पहले वाली अकड़ गायब होने लगी थी। काइल मिल्स साफ तौर पर दबाव में आ चुके थे और लगातार यूसुफ पठान को उकसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उन्होंने गलत आदमी को छेड़ दिया है। अगला ओवर लेकर जब मिल्स दोबारा आए तो सामने स्ट्राइक पर वही यूसुफ पठान खड़े हुए थे। पहली गेंद पर पठान ने बल्ला ऐसा घुमाया कि गेंद सीधी बाउंड्री पार 4 रन के लिए निकल गई। चौका खाने के बाद भी मिल्स की बेचैनी कम नहीं हुई और वो फिर से कुछ बोलने लगे, मगर यूसुफ पठान ने बहस से नहीं बल्कि बल्ले से जवाब दिया। अगली गेंद पर एक और करारा चौका, फिर उसके बाद लगातार तीसरा चौका। एक ही ओवर में 3 चौकों ने न्यूजीलैंड की सारी अकड़ को हिला कर रख दिया। कुछ देर पहले तक जो खिलाड़ी खुद को मैच का मालिक समझ रहे थे, अब उनके चेहरों पर साफ घबराहट दिखाई देने लगी थी। भारतीय ड्रेसिंग रूम में विश्वास लौट चुका था, जबकि न्यूजीलैंड को पहली बार एहसास होने लगा कि यह मुकाबला उनके हाथों से फिसल सकता है। लेकिन यूसुफ पठान का असली तूफान अभी आना बाकी था। अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर से बल्ला घुमाया और ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा कि पूरा स्टेडियम जोश से गूंज उठा। काइल मिल्स की सारी योजनाएं एक एक करके बिखर रही थी। जिस बल्लेबाज को रोकने के लिए उन्होंने हर दांव खेला, वही अब उनकी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा रहा था। यूसुफ पठान के सामने न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह बेबस दिखाई दे रहे थे। देखते ही देखते वो सिर्फ 78 गेंदों में 98 रन तक पहुंच गए। 43 ओवर के बाद भारत का स्कोर 265 रन था और अब 42 गेंदों में 51 रन चाहिए थे। पूरे स्टेडियम की निगाहें सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, यूसुफ पठान का पहला वनडे शतक, और उन्होंने किसी को भी ज्यादा इंतजार नहीं कराया। अगले ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर उन्होंने अपना यादगार शतक पूरा कर लिया। शतक पूरा होते ही पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया, तालियों की गूंज से मैदान भर गया और भारतीय ड्रेसिंग रूम भी इस ऐतिहासिक पारी का सम्मान करते हुए झूम उठा। लंबे समय के बाद भारतीय क्रिकेट को इतनी विस्फोटक और दमदार शत की पारी देखने को मिली थी, लेकिन यूसुफ पठान अच्छी तरह से जानते थे कि सिर्फ शतक से कहानी पूरी नहीं होती है। असली याद वही पारी रहती है जो टीम को जीत दिलाए। इसलिए शतक के बाद उन्होंने बेवजह बड़े शॉट खेलने के बजाय समझदारी से भारत को लक्ष्य के करीब पहुंचाना शुरू कर दिया। अब रन रेट उतना मुश्किल नहीं था और उन्होंने हर गेंद की कीमत समझते हुए बल्लेबाजी की। यही एक बड़े मैच विनर की पहचान होती है, जब जरूरत हो तब तूफान और जब जरूरत हो तब धैर्य। 47 ओवर के बाद भारत 297 रन तक पहुंच चुका था। अब 18 गेंदों में सिर्फ 19 रन चाहिए थे। न्यूजीलैंड को अब भी उम्मीद थी कि अगर किसी तरह यूसुफ पठान का विकेट मिल जाए तो शायद मुकाबला पलट जाए, लेकिन उस दिन किस्मत भी भारत के साथ थी और आत्मविश्वास भी। टीम सऊदी गेंदबाजी पर आए, लेकिन यूसुफ पठान ने उनका भी जोरदार स्वागत करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। ये शॉट देखकर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के चेहरे साफ बता रहे थे कि मुकाबला अब उनके हाथों से निकल चुका है। यूसुफ पठान की निडर बल्लेबाजी का असर सौरभ तिवारी पर भी साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने भी सऊदी के खिलाफ शानदार चौका जड़ दिया
जिस गेंदबाजी पर न्यूजीलैंड को भरोसा था वही अब पूरी तरह बिखर चुके थे। भारत को अब 13 गेंदों में सिर्फ 8 रन चाहिए थे। तभी सौरभ तिवारी ने एक और चौका लगाकर जीत लगभग तय कर दी। अब 9 गेंदों में सिर्फ 2 रन बाकी थे। यूसुफ पठान ने तेजी से सिंगल लेकर स्कोर बराबर कर दिया। उस सिंगल के बाद उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि जीत का शॉट कौन लगाएगा। उनके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत जीत के दरवाजे तक पहुंच चुका था। इसके बाद सौरभ तिवारी ने विजयी चौका लगाकर भारत को 5 विकेट से एक यादगार जीत दिलाते। इस ऐतिहासिक मुकाबले के सबसे बड़े नायक यूसुफ पठान रहे। उन्होंने सिर्फ 96 गेंदों में 123 रन की नाबाद विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 7 आसमान छूते छक्के शामिल थे। उस दिन पूरी क्रिकेट दुनिया ने यूसुफ पठान का असली रौद्र रूप देखा। उन्होंने साबित कर दिया कि जब उनका बल्ला बोलता है तो दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज भी बेबस नजर आते हैं। उनकी इस अविश्वसनीय पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। यही धमाकेदार प्रदर्शन आगे चलकर उन्हें 2011 विश्व कप की भारतीय टीम में जगह दिलाने का एक बड़ा कारण बना। उस दिन टीम इंडिया ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता था, बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को यह याद दिला दिया था कि भारतीय टीम को कभी भी समय से पहले हारी हुई मान लेना सबसे बड़ी गलती होती है।